प्यारे साथियों, मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था पॉलिटी, तो उसमें पॉलिटी में हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ लिए थे। उसके बाद में 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। उनमें ये प्रावधान एक महत्वपूर्ण था कि जो भी कंपनी के व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य, उन दोनों को बांट दिया गया और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे और वे 6 सदस्य मिलकर कंपनी के जो भी राजनीतिक कार्य होते थे उनको चलाते थे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे वे कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों में जो 6 सदस्य होते थे उनका नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। तो जो गवर्नर जनरल होता था और गवर्नर जनरल के परिषद में जो भी सदस्य थे, तो जब निर्णय होता था तो निर्णय में कुछ ऐसी परिस्थिति होती थी कि कुछ किसी भी निर्णय को लेने के लिए मतलब गवर्नर जनरल का कोई उसमें वीटो पावर नहीं था, तो गवर्नर जनरल उसमें कुछ कर नहीं पाता था। इसलिए कि जो जो भी मतलब सदस्य थे उन सभी के वोट की जो कीमत थी, वैल्यू थी, वो एकदम समान थी। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में, इसलिए गवर्नर जनरल को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले 1793 में जो एक्ट आया, तो उसमें 1700 मतलब 86 में जो आया, 1793 में आया, फिर 1786 में भी आया था। तो 1786 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो 1786 में एक्ट आया उसमें कुछ प्रावधान किए गए। तो उस प्रावधान में ये बता दिया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको पहले तो प्रधान सेनापति बना दिया जाएगा, और जो सेना होता था, जो प्रशासनिक कार्य होते थे और राजस्व विभाग जो होता था, उसमें प्रशासनिक विभाग के लिए जो सेना होता था, तो सेना का सेनापति बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल को, और वीटो शक्ति दी जाएगी। तो इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, जो 2-3 प्रावधान है उसको बस याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 1793 का एक्ट आया, चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में भी बहुत सारे प्रावधान थे, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो पावर नहीं दिया गया था। मतलब सभी जो उसमें परिषद में जो भी सदस्य थे सबके वोट का कीमत बराबर था। तो जो 1786 1786 का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट जो आया, इसमें 2 बातें याद कर लेना है। ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि 1786 के चार्टर एक्ट में मतलब क्या प्रावधान हुआ, ये तो पूछ लेगा। या तो ये बोल देगा कि सबसे पहले गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति किस एक्ट में दिया गया। तो ये सभी चीज़ें पूछने वाली है। तो इसमें क्या पूछता है कि जो सेना का प्रधान सेनापति, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। इसके बाद में दूसरा प्रावधान ये था कि दूसरा में प्रावधान ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल को सेना का प्रधान सेनापति तो बना दिया गया, मतलब सेना अब गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेगी। मतलब कि किसी से युद्ध करना, तो सेना को इसमें जब सेनापति बना दिया गया गवर्नर जनरल को, तो गवर्नर जनरल को इसमें क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अरे जिसके पास सेना होगी उसके पास पावर होगा, अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। जिसके पास सेना होगी वो अधिक शक्तिशाली होगा। और दूसरा में क्या किया गया 1786 में ही, कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को
निरस्त कर सकता है। इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अपने परिषद की जो भी निर्णय लिया जाएगा परिषद में उसको वो निरस्त कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। अर्थात जब जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको निरस्त करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि निर्णय जितने लोग भी मिल कर लिए उसको अकेले ही गवर्नर जनरल क्या करेगा, तो उसको क्या करेगा, निरस्त कर देगा। तो निरस्त करने का मतलब उसके पास वीटो पावर आ गई। तभी तो वो मतलब कि अगर 4 सदस्य हैं गवर्नर जनरल के परिषद में और 4 सदस्यों ने मिलकर एक कोई भी निर्णय लिया और उसको अकेले गवर्नर जनरल बोलेगा कि ये मतलब कि नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या कि उसके पास वीटो शक्ति हो गई। तो इसमें लिख ले, अर्थात गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई। तो इसमें दो चीजें याद करना है कि 1786 के जो चार्टर एक्ट था, तो 1786 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, तो 1786 के चार्टर एक्ट में ये हुआ कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया और दूसरा में क्या किया गया, तो उसको वीटो की शक्ति दे दी गई। बस 2 ही चीजें। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति सबसे पहले किस चार्टर एक्ट में दिया गया, तो उसका आंसर होगा 1786 में वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल को सबसे पहले दी गई। इसके बाद में आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 में फिर चार्टर एक्ट आया, तो 1793 के चार्टर एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो उन सभी प्रावधानों को हम लोग एक एक करके फिर पढ़ेंगे। इसमें तो केवल यही 2 चीजें थी, बस 2 को ही याद कर लेना है। 1793 के चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसके वीटो की शक्ति दे दी गई है। तो वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल बहुत मतलब हद से ज़्यादा प्रयोग करने लगा। तो उसमें यह बताया गया कि गवर्नर जनरल को किस अधिकार पर वीटो दी गई, तो इसमें दिया गया था केवल कि विशेष परिस्थितियों में। तो सारी परिस्थितियों को गवर्नर जनरल विशेष बता दे रहा था कि ये विशेष परिस्थिति है इसीलिए वीटो लगा दिए। तो उसमें बताया गया कि जो भी मतलब कि कंपनी के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो भी मतलब कि उसके परिषद में जो भी सदस्य निर्णय लेंगे, तो किन किन आधारों पर जो गवर्नर जनरल होगा वो लेगा निर्णय और वीटो की शक्ति का प्रयोग करेगा। तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, बहुत सारे मतलब बताए गए। तो इसमें और क्या चीज़ें बताई गई, तो 1793 के चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि कंपनी के जो भी खर्च होंगे, कंपनी जितना भी खर्च करेगी, तो कंपनी के जितने भी खर्च होंगे तो सारे खर्च को हटाकर और ब्रिटिश क्राउन को 5 लाख पाउंड प्रति वर्ष ब्रिटिश क्राउन को देने होंगे। तो इसमें और सारे भी प्रावधान किए गए। तो इसमें पहला में क्या लिखना है, पहला में ये लिखना है कि जो वीटो शक्ति को क्या किया गया, वीटो शक्ति का जो मतलब कि वीटो जो भी शक्ति थी, तो वीटो शक्तियों को क्या किया गया कि इसका मतलब विस्तार किया गया, कि मतलब विस्तार में ये बताया गया कि किन किन आधारों पर वीटो शक्ति का प्रयोग गवर्नर जनरल कर सकता है। तो ये बताया गया वीटो शक्ति में कि जो ब्रिटिश क्राउन होंगे, जो ब्रिटिश क्राउन के जो भी अधिकार क्षेत्र होंगे, तो उनके आधार पर मतलब कि जो ब्रिटिश हित जो भी ब्रिटिश क्षेत्र इतना अगर जीत लिया है, ब्रिटिश मतलब क्षेत्र ये है, तो इतने आधार पर मतलब इसकी सुरक्षा के दृष्टि से क्या करेगा गवर्नर जनरल, वीटो का प्रयोग कर सकता। ऐसे किसी भी काम के लिए गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। तो वीटो शक्ति का क्या किया गया, विस्तार एक तरह से लिख लेते हैं कि विस्तार मतलब विस्तृत, मतलब इसमें क्या दिया गया, क्षेत्रों को बांट दिया, विस्तृत क्षेत्रों को बांटा गया। विस्तृत क्षेत्रों को बांट दिया गया। और क्या किया गया कि इसमें जो विस्तृत क्षेत्र थे उसको बांट दिया गया। फिर उसके बाद में कि विस्तृत क्षेत्र क्या होगा, तो विस्तृत क्षेत्र होगा कि ब्रिटिश क्राउन के
विस्तृत क्षेत्रों को बांट दिया गया। तो इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ब्रिटिश क्राउन, जो भी ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है, तो ब्रिटिश क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और ब्रिटिश प्रदेशों के हित के मामले में मामलों में इसका प्रयोग करेगा। अच्छा, ये तो बता दिया गया। फिर दूसरा में ये बता दिया गया दिख रहा है, तो दूसरा में ये बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी खर्चों को छोड़कर 5 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देना है। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर क्या बताया गया कि जो भी कंपनी के, जब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था या कोर्ट ऑफ कंट्रोल, तो उनका वेतन पहले ब्रिटेन से दिया जाता था। तो अब क्या बताया गया इसमें कि उन सभी लोगों का मतलब तीसरा ये प्रावधान था। तो तीसरे प्रावधान में ये बताया गया कि इसमें 1793 के तीसरा प्रावधान ये था कि जो भी कोर्ट ऑफ कंट्रोल होंगे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य, इनका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब ये क्या होगा, अब धन का बहिर्गमन सिद्धांत यहीं से अब आएगा कि मतलब भारत में वे लोग क्या करते थे, वे लोग तो जो भी एक कोर्ट ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का कोई काम तो था नहीं। तो इन लोगों के लिए ये बताया गया कि ये लोग तो अपने कंपनी के लिए काम करते थे। तो जब ये कंपनी के लिए काम करते थे तो इन लोगों का वेतन भारतीय राजस्व से क्यों दिया जाएगा। तो इस पे दादा भाई नौरोजी ने लिखा, तो ये मतलब धन बहिर्गमन का सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, वेल्थ ऑफ ड्रेन। अच्छा, इसके बाद में जो एक कंपनी थी, तो इसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि मतलब कंपनी 20 वर्षों तक और इसमें व्यापार करेगी पूर्वी देशों के साथ। तो कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसका कार्यकाल क्या होगा, तो 20 वर्षों के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया, तो और सारी इसमें पांचवा में ये बताया गया कि कंपनी के जो क्षेत्र होंगे, कंपनी के राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के
अंतर्गत आएंगे। इतनी चीजें इसमें बताया गया। और सारे बहुत चीजें बताया गया। तो और सारी चीजों में क्या बताया गया कि इतनी चीजें तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक और चार्टर एक्ट आया, 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को 20 वर्ष, मतलब कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। जैसे 1600 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, तो महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए कंपनी को दिया था। फिर ऐसे 20-20 वर्ष करके कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था। इसके बाद में 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि जो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एक अधिकार को लगभग समाप्त कर दिया गया। एक अधिकार को समाप्त करके मतलब क्या किया गया कि अब दूसरी कंपनी भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। तो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत से व्यापार करने के लिए आने लगी। तो इसमें एक और बताया गया बात कि कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। इसमें ये बताया गया कि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चीन के साथ और चाय का व्यापार पर एक अधिकार अब तक बनी रहेगी। और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, उसको मैं बता दे रहा हूँ कि और सारे प्रावधान क्या किए किए गए। उसमें ये भी बताया गया कि भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और भारतीयों के जो भी पुरातत्व विभाग होंगे, उनके बारे में भी बताया गया। सब चीज़ें मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या किया गया। तो अब ये क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है 1813 का चार्टर एक्ट। अच्छा, 1813 के चार्टर एक्ट आने के मतलब कई कारण थे। तो 1813 में चार्टर एक्ट आया, तो पहले तो 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो 1813 में आना था। तो उसमें क्या हुआ था, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत लागू कर दिया। मतलब कि जो भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस था, वो भी सोच रहा था कि मतलब हम लोग भी व्यापार करें पूर्वी देशों के साथ, और व्यापार करके बहुत सारे धन कमाए जाए। और दूसरी बात ये थी कि इंग्लैंड यूरोप में सबसे आगे निकल रहा था, तो इंग्लैंड को पीछा करना उसका उद्देश्य था। तो इसलिए वहाँ की जो भी कंपनी थी, तो वो कंपनियां क्या करने लगी कि वो मतलब बहुत सारी प्रावधान करने लगी और बहुत सारी बातें वहाँ के क्राउन के बारे में बोलने लगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ पर ब्रिटेन के सम्राट थे, तो सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी से घूस लेते हैं, इसीलिए मतलब बाकी लोगों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये सब करने से फिर 1813 में जो आया, तो उसमें ये बता दिया गया कि चलो ठीक है, अब मतलब कोई भी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। फिर भी कब 1600 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक लगभग 213 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः बना रहा पूर्वी देशों के साथ। उसके बाद में क्या हुआ कि जब सभी कंपनी अब आने लगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अब जर्जर होने लगी। फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें पूर्णतः मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें मैं लिख लिख के एक एक बात बता दे रहा हूँ, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें पहला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन वो पूर्णतः समाप्त नहीं था। इसमें क्या था, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और प्लस में चाय, चीन और चाय के व्यापार पर अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार होगा।
इसके बाद में क्या बताया गया दूसरा में कि 1813 में ही ये बताया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और दूसरा में ये बताया गया कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पहली बार यूरोपियों को भारत भेजा गया। तो इसमें दूसरा लिख लेते हैं, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों, ईसाई मिशनरी जो थे, मिशनरी भारत आए और कलकत्ता में आए। तो जब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी या ईसाई मिशनरी आए तो इन लोगों ने क्या किया, कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना हुई। स्थापना की गई। इसमें क्या था, तो इसमें एक बिशप रखा गया और 3 पादरी रखे गए। मतलब गिरजाघर में जो पूजा होता था, इन लोगों के जो भी वो बिशप थे, पादरी थे, वो लोग क्या करते थे, धर्म को परिवर्तन करा देते थे। जैसे कोई भी हिंदू गया तो वो अपना मतलब पूजा पाठ जो भी करना था वो करते थे और उसको फिर ईसाई बना देते थे। मतलब धर्म को अपने कन्वर्ट करवा रहे थे, मतलब अपने धर्म का बढ़ावा के लिए ये लोग काम कर रहे थे। फिर तीसरा में ये बताया गया कि भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, इसमें और सारे भी बहुत सारे प्रावधान थे, उन प्रावधानों को भी मैं बता दे रहा हूँ एक एक करके। इतनी बातें तो समझ गए। मुख्य रूप से यही 3 प्रावधान जो था वो मेन था। इसमें जो बताया गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा में ईसाई मिशनरियों को भेज दिया गया और चाय की और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार अब तक बना रहेगा, लेकिन बाकी सभी मामलों में, बाकी व्यापारिक कार्यों में इनका जो था एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें के बाद चौथी नंबर पर क्या प्रावधान किए गए कि चौथे नंबर पर क्या प्रावधान किए गए, तो चौथे नंबर पर यह प्रावधान किया गया और इसमें चौथे नंबर पर यह बताया गया कि जो भी मतलब कि भारत में शिक्षा के जो साहित्य और विज्ञान के लिए होंगे तो भारतीयों के साहित्य और विज्ञान के लिए भी फंड दिया जाएगा। और क्या बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल होते थे, तो गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर उन सब के, और जो प्रधान सेनापति होता था, तो प्रधान सेनापति की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाएगी। इसके बारे में बताया गया जो प्रांतीय गवर्नर होंगे उनके द्वारा जो भी विधि बनाया जाएगा उन सबको क्या किया जाएगा, उनको ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन की संसद से अनुमोदित कराना जरूरी होगा। बस यही सब छोटी छोटी बातें पढ़ना है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तीर मारना है। तो इसमें चौथे नंबर पर मैं ये लिख दे रहा हूँ कि क्या बताया गया, तो ये बताया गया कि एक तो और ये भी बताया गया था कि जो स्थानीय निकाय होंगे, मतलब छोटे छोटे, मतलब कि जो भी सिस्टम है वो भी अब टैक्स लगा सकती है। तो स्थानीय निकायों को कर लगाने की अनुमति दी गई। इसमें कौन सा कर होता था, तो इसमें जैसे मेला लगता है तो मेला में जो टैक्स होता है,
तो मेले के लिए जैसे सफाई के लिए सफाई टैक्स, और मेला के लिए टैक्स, यही सब मतलब कि टैक्स लगाए जाते थे। और भी बहुत सारे के टैक्स मतलब छोटे छोटे जो जैसे अभी नगर निगम रोड टैक्स ये सब टैक्स वसूली जाती है, तो उसी तरह इसमें भी दिया गया। उसके बाद में 5वीं में ये बताया गया कि जो भी प्रांतीय गवर्नर होंगे, प्रांतीय गवर्नर द्वारा बनाया गया विधि प्रांतीय गवर्नर द्वारा बनाया गया विधि ब्रिटेन की संसद से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। और क्या बताया गया, एक और मैं बता दे रहा हूं कि गवर्नर जनरल तथा जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर तथा जो सेनापति, सेना का सेनापति होता था, तो सेनापति की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाएगी, सम्राट द्वारा होगी। इतनी चीज़ें बस केवल पढ़ना है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि जो भारतीय होंगे, भारतीयों का, अच्छा इसमें एक और मतलब छूट गया, उसमें मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ या कहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ सबसे अच्छा, कि भारतीयों के साहित्य और विज्ञान के लिए भी फंड दिया जाएगा। ये 6 नंबर हो 7 नंबर होगा। भारतीयों के साहित्य प्लस विज्ञान के लिए फंड दिया जाएगा। भारतीयों के विज्ञान और साहित्य के लिए फंड दिया जाएगा प्रतिवर्ष, मतलब भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी प्रावधानों को बस एक बार देख लेना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है कि चीन और चाय के व्यापार, तो चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार के लिए एक अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इतना ही प्रावधान था 1813 के चार्टर एक्ट तक। फिर उसके बाद में 1833 में 20 वर्षों के लिए इसमें भी बढ़ाया गया, तो इसमें भी कंपनी के एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद में 1833 के चार्टर, मतलब प्रत्येक चार्टर एक्ट में ये बताया, पहले तो यही लिखा जाता था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी में ये लिखा जाता है कंपनी के कोई भी कर्मचारी घूस नहीं लेंगे, और लाइसेंस को तो बढ़ा ही दिया गया, और कंपनी के जो भी व्यापारी होंगे घूस लेंगे नहीं। और दूसरी बात में जो लाइसेंस लेंगे वही लोग केवल व्यापार की अनुमति मतलब उनको दी जाएगी। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट मतलब इतना दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, और धर्म प्रचार के लिए पहली बार मतलब ईसाई के धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों को भारत में भेजा गया। मतलब ये सभी चीज़ें याद कर लेना है, इतना ही बस 1813 के चार्टर एक्ट तक। फिर उसके बाद में 1833 के चार्टर एक्ट आएगा, उसमें जो भी प्रावधान होंगे उन सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।